क्लास का चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। इसमें हम एक सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। इसको एपार्थाइड बोला जाता है। इट इज़ नोन एज द सिस्टम ऑफ एपार्थाइड। अब देखते हैं कि ये सिस्टम शुरू कैसे हुआ। वैसे अगर आपको पता हो एपार्थाइड क्या होता है, इट इज़ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दैट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर। लोगों के बीच में भेदभाव किया जाता था उनके स्किन कलर के बेसिस पर। तो स्टार्ट हम कौन से केस से करने वाले हैं? साउथ अफ्रीका में। सबसे पहले जो ब्लैक पीपल थे वो कहाँ पर रहते थे? साउथ अफ्रीका में। और वो क्या कहलाते थे? दे वर कॉल्ड एज द नेटिव्स। लेकिन फिर कुछ गोरे लोग वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने एंग्लो बोर वॉर से किसको कंट्रोल किया? अफ्रीका को। एंड दे बिकेम द रूलर्स। लेकिन एक अजीब बात क्या हुई? जो वाइट पीपल थे दे सेटल्ड देयर फॉर परमानेंट। वो कुछ इंडियंस को भी अपने साथ ले गए थे टू वर्क देयर। इंडियंस से कहाँ पर काम कराया गया? प्लांटेशंस और माइंस पर काम कराया जा रहा था इन साउथ अफ्रीका। जो इंडियंस थे वो कौन सी कम्युनिटी के लोग कहलाने लगे? दे वर कॉल्ड एज द कलर्ड पीपल। लेकिन तभी गोरे लोगों ने एक बहुत गलत सिस्टम स्टार्ट किया। दे स्टार्टेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ब्लैक पीपल एंड द वाइट पीपल, और यू कैन से द वाइट्स एंड द नॉन वाइट्स। और यही डिस्क्रिमिनेशन क्या कहलाएगा? इट विल बी कॉल्ड एज द एपार्थाइड। तो ये हमारा केस कौन सा रहा? साउथ अफ्रीका का हमने स्टार्ट किया है। अब उन्होंने बहुत सारी गलत चीज़ें किसके साथ स्टार्ट कर दी? विद द ब्लैक पीपल, जो आप इस स्लाइड पर देख लेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो सिस्टम था इसको अनजस्ट या रेसिस्ट क्यों कहा जाता है। अनजस्ट का मतलब अन्याय से भरा हुआ, और जिसमें रेसिज्म फॉलो किया जाता है दैट इज समथिंग कॉल्ड एज द रेसिस्ट। देखिए ये जो पॉलिसी थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, दैट इज नोन एज द अपार्थाइड। उन्होंने ट्रेन्स, बस, बीचेस, टॉयलेट सब अलग कर दिए थे फॉर द वाइट एंड द नॉन वाइट। और इस पॉलिसी को क्या नाम दिया गया? दैट पर्टिकुलर पॉलिसी इज नोन एज द सेग्रीगेशन। जो कलर्ड थे वो इन चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते थे। जो वाइट्स थे उन्होंने काले लोगों से क्या छीन लिया? वोटिंग राइट भी छीन लिया था, और उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स को भी ग्रैब कर लिया। इवन आप भगवान में भी भेदभाव को महसूस करेंगे। जो चर्चेस थे वो डिफरेंट बना दिए गए थे फॉर द वाइट एंड द ब्लैक। और जो ब्लैक्स थे वो उनके एरियाज में नहीं रह सकते थे इन द एरियाज ऑफ वाइट। इफ दे वांटेड टू लिव दे हैड टू टेक अ permit. So that's why this particular thing apartheid is known as unjust or racist. For what people? For the black people, or you can say the non-white people. अब कोई भी गलत चीज़ हो उसके खिलाफ संघर्ष जरूर शुरू होता है, चाहे थोड़ा लेट शुरू हो। 1950 के बाद जो ब्लैक थे, कलर्ड थे, इंडियंस थे, उन्होंने किसके खिलाफ लड़ाई कर दी? अगेंस्ट एपार्थाइड। और उन्होंने इसके खिलाफ मार्चेस निकाले, थोड़ी स्ट्राइक्स भी की। जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर बनी वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, जो किसके खिलाफ लड़ाई कर रही थी? एपार्थाइड के। बहुत सारी वर्कर यूनियंस, कम्युनिस्ट पार्टीज ने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। इवन जो सेंसिटिव वाइट थे दे ऑल्सो बिकेम द पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। और सभी देशों को क्या कहना था? दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज वेरी इमोरल। ये मॉरल वैल्यूज की पूरी तरह से खिलाफ है। तो यहाँ पर हमारा धीरे धीरे क्या स्टार्ट हुआ? एक संघर्ष शुरू हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि ये अपार्थाइड खत्म कैसे होगा। अब गवर्नमेंट पे लगातार क्या बढ़ता जा रहा था? प्रेशर बढ़ता जा रहा था। वो किसको कंट्रोल में नहीं रख पा रहे थे? ब्लैक लोगों को। उन्हें कुछ फ्रीडम्स देनी नेसेसरी थी, और पहली बार कुछ फ्रीडम्स मिली। जो ब्लैक लोग थे वो क्या बना सकते थे? पॉलिटिकल पार्टी। मीडिया की रेस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया गया, और उनके डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को रिपील कर दिया गया, मीन्स हटा दिया गया। और हमारे हीरो की एंट्री पहले ही हो चुकी थी, मैंने थोड़ी लेट कराई है, सॉरी फॉर दिस। 28 साल में जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला वापस आए एज अ फ्री मैन। नेल्सन मंडेला पर जो चार्ज लगाया गया था वो कौन सा चार्ज था? ट्रेजन का चार्ज था। और उन्हें कितने साल की जेल दी गई थी? 28 साल की जेल दे दी गई थी। उन्हें दुनिया की सबसे ड्रेडफुल प्रिजन में रखा गया था। ड्रेडफुल का मतलब होता है समथिंग दैट इज फियरफुल। और उस प्रिजन का नाम याद कीजिएगा, उसका नाम रॉबिन आइलैंड है। ये किसके लिए?
थी प्रिजन नेल्सन मंडेला के लिए। एक्सट्रीम टॉर्चर्स नेल्सन मंडेला को वहाँ पर शेयर करने पड़े थे। और ये 26 अप्रैल 1994 की बात है। एक नई डेमोक्रेटिक सरकार वहाँ पर बनाई गई, साउथ अफ्रीका रिपब्लिक बन चुका था। अपार्थाइड को ख़त्म कर दिया गया और नेल्सन मंडेला क्या बने, वहाँ के प्रेसिडेंट बने। तो यहाँ तक हमने पूरे केस को डिस्कस किया कि क्या क्या हुआ अंडर दिस पर्टिकुलर सिस्टम। अब देखिए, कुछ एग्रीमेंट्स भी किए गए ब्लैक और वाइट में, इसलिए आज भी साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन बोलते हैं। सबसे पहली बात तो स्पेशल पैकेजेस किसके लिए स्टार्ट कर दिए गए, डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिली और फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग किसको मिली, सभी तरह के लोगों को। सारा रेशियल डोमिनेशन ख़त्म हो चुका था और पावर शेयरिंग कहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी गई, इन साउथ अफ्रीका। हम देखते हैं कि अंत तो थोड़ा अच्छा रहा, अंत भला तो सब भला। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सभी लोगों को इंस्पायर करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 साल के डिबेट्स लगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, लेकिन आज भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा जाता है इट गिव द मोस्ट इंटेंसिव राइट्स टू द पीपल। उन्होंने हर एक को क्या माना, इक्वल माना, और भूल गए जो पास्ट में हुआ था। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इक्वालिटी पर बेस्ड है, जस्टिस पर, फ्रेटर्निटी पर बेस्ड है, और आज भी इंस्पिरेशन माना जाता है पूरी दुनिया के लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन आज भी सारे डेमोक्रेट्स को इंस्पायर करता है। वेरी गुड थिंग अबाउट दिस कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। सबसे पहले हम डिटेल में स्टडी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, फिर उसकी नीड को स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम शॉर्ट में समझे, एक सुप्रीम लॉ है जो किसको गवर्न करता है, पूरी की पूरी कंट्री को। लेकिन हमने इसमें एक एनसीईआरटी का पॉइंट भी बढ़िया इंक्लूड किया है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है जो रिश्ता बनाता है लोगों का सरकार के साथ। और दूसरी बात, ये सेट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन है अकॉर्डिंग टू विच आ कंट्री इज गवर्न। किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है। उसको हमारे देश में या दूसरे देशों में सभी में क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये आपका रिश्ता किसके साथ बनाता है, सरकार के साथ बना देता है। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। सबसे पहली बात तो हमारे बीच में ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन, अलग अलग तरह के लोगों में ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन कौन बना देता है, कॉन्स्टिट्यूशन। हमें विश्वास दिलाता है कि हम इंडियंस हैं, हमारे पास कुछ अधिकार हैं। ये शो करता है, स्पेसिफाई करता है सरकार कैसे बनेगी और हमारे लिए सारे डिसीजंस कौन लेगा। सरकार की लिमिट्स भी कौन डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। सभी लोगों को अधिकार देने का रास्ता भी किसने तैयार किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने। हमारी उम्मीदों को पूरा करके एक अच्छा समाज कौन बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। एक मेजर की तरह काम करता है आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, स्पेशली जा माइनॉरिटी। और ये गार्डियन किसका कहलाता है, वीकर सेक्शंस का, और उन्हें इक्वलिटी देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को मैं भी कहूँगा इट इज़ द अटमोस्ट नेसेसिटी फॉर एनी कंट्री। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो एक जंगल राज शुरू हो जाएगा। कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई भी हमारे पास रूल्स और रेगुलेशन नहीं होंगे सजा देने के लिए। अब हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आसान काम तो नहीं था, कुछ मुसीबतें आई थी। सबसे पहली बात तो हम सब्जेक्ट से किस में बदल रहे थे, सिटीजन्स में बदल रहे थे। सब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसकी कोई इज्जत ना हो। जैसे अंग्रेजों ने क्या चलाया, एक रॉयल एक्ट चलाया था, हमें उठाया और कहाँ पर डाल दिया, जेल में डाल दिया। हमारी कोई इज्जत नहीं थी, हम उस समय सब्जेक्ट्स है। अब हमारे पास अधिकार है, हम सिटीजन्स हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय देश का, उससे पहले पार्टीशन हुआ था और सब लोग डरे हुए थे। 10 लाख लोग मारे गए थे इस हिंसा में। इतने सेंसिटिव टाइम पर क्या बनाया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो राजा आज़ाद हुए थे वो प्रिंसली स्टेट्स कहलाते थे। उनका मर्जर भी क्या था, एक बड़ी मुसीबत आ रही थी। इंडिया के बारे में कहा जाता है कि एक ह्यूज और डाइवर्सिफाइड कंट्री है, इतने धर्म, इतनी जाति। इट वॉज ए चैलेंजिंग टास्क टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सच वेरीड पीपल। और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्हें एक सर्टेनिटी चाहिए थी, लेकिन उस समय हमारे देश का भविष्य क्या था, इतना सर्टेन नहीं था। मतलब कुछ पता ही नहीं था कि देश का होगा क्या, अभी तो हम जस्ट आज़ाद हुए थे। अब देखिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे।
सबसे पहले जो हमारे 1928 में मोतीलाल नेहरू ने क्या रख दी थी, नींव रख दी थी कॉन्स्टिट्यूशन की। एंड ही प्रिपेयर द ओवरऑल फ्रेमवर्क और द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1930 में एक लाहौर सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें भी हमने कुछ बेसिक्स को डिसाइड किया। कौन कौन से बेसिक थे? एक तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में बात की गई थी, राइट टू फ्रीडम की बात की गई थी, और इक्वालिटी की बात की गई थी कि सभी क्या होने चाहिए, एवरीबडी शुड बी इक्वल। तीसरी बात उसमें रखी गई थी कि वी शुड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी। तो इस लाहौर सेशन में इन तीनों पॉइंट्स को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। अब इन बहुत जगह से हमारे पास क्या आई थी, इन्फ्लुएंस भी आई थी। हम ब्रिटेन की पार्लियामेंट डेमोक्रेसी से भी इन्फ्लुएंस हुए, बिल ऑफ राइट दैट कम्स फ्रॉम द यूएस से, उससे भी इन्फ्लुएंस हुए, सोशलिस्ट रिवोल्यूशन रशिया में, उससे भी इन्फ्लुएंस हुए। आगे बढ़ेंगे फ्रेंच रिवोल्यूशन, उससे भी हमें क्या हुई थी, थोड़ी इंस्पिरेशन मिली। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आने शुरू हो गए थे, द बेसिक ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। अब इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मेन बात है, आप ही सोचिए इतना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है, आज भी उसे क्यों एक्सेप्टेबल माना गया है, वो इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है? पहली बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसी एक बंदे से नहीं बनाया गया, सबसे पूछकर बनाया गया। दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज कंसेंसस। आज तक किसी भी ग्रुप ने, लेजिटिमेसी का मतलब होता है लीगल बेस, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्वेश्चन नहीं किया है कि इसे बदल दो। वो ये जरूर कहते हैं कि एक या दो पॉइंट्स को चेंज कर दिया जाए। सोचिए अगर गलत चीज होती, डेफिनेटली ऑल द पीपल वुड हैव रेज्ड द कंसर्न। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें हर तरह के मेंबर को रखा गया, रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी, जेंडर, ताकि सभी ग्रुप्स की सोसाइटी उस खुद को उनके साथ रिलेट कर सकें उस असेंबली के साथ। और उन्होंने तीन तरह से काम किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ओपन, कंसेंसुअल और सिस्टमेटिक मैनर में। हर चीज को रिकॉर्ड किया गया, 12 मोटी मोटी बुक बनी जिन्हें क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कहा जाता है। अगर किसी को भी बेसिक्स जानने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, आप ये 12 मोटी मोटी बुक पढ़ी है, यू विल गेट ऑल द डिटेल बेसिक्स। इसके बाद आगे स्टेप्स क्या क्या रहे हमारे, कुछ स्टेप्स में तो हमने उसकी फाउंडेशन पढ़ी थी। सबसे पहले इलेक्शंस जो हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कब हुए हमारे देश में, जुलाई 1946 में। उसके बाद दिसंबर 1946 में क्या हुआ, हमारे पास पहली बार क्या हुई थी, मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। लेकिन पार्टीशन के बाद थोड़ी दिक्कत आई, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी दो टुकड़ों में डिवाइड हो गई और इंडिया के पास कितने मेंबर बचे, 299। फिर हमने लगभग 3 साल, वैसे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और 2000 से ज़्यादा बार उसमें क्या किए गए, बदलाव किए गए। हर एक वर्ड जो भी उसमें बोला गया उसको रिकॉर्ड किया गया, पहले ड्राफ्ट बनाए गए, फिर डिस्कशंस हुए थे, थॉरो डिस्कशंस हुए। मतलब एक पॉइंट लिया, पहले रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, फिर उसको सबने मिल बैठ कर डिस्कस किया। कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली कंप्लीट हो गया 26 नवंबर 1949, लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 में। इसके पीछे भी एक स्पेशल रीज़न है, 26 जनवरी ही क्यों, क्योंकि इसी दिन हमारा लाहौर सेशन हुआ था और हमारी डिमांड स्वराज से किस में बदली थी, पूर्ण स्वराज में। तो हिस्टोरिकली ये डेट इंडिया के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट डेट मानी जाती है, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी दिन पास किया गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कैसे एक सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रही थी। सबसे पहले हमने कुछ बेसिक्स को डिसाइड किया, एग्री हो गए, फिर एक ड्राफ्ट बनाया। ड्राफ्ट का मतलब रफ वर्जन बना दिया हमने उन चीज़ों का। बहुत सारे राउंड्स हुए, थॉरो डिस्कशंस किए गए। क्लॉज बाय क्लॉज का मतलब होता है ए डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज द क्लॉज। हमने हर एक चीज़ को डिस्कस किया, 2000 से ज़्यादा बार बदलाव किए गए। हर एक डॉक्यूमेंट को क्या किया गया, रिकॉर्ड किया गया, हर वर्ड को रिकॉर्ड किया गया। तो इससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या बनी, 12 मोटी मोटी बुक्स बनी, उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ज़बरदस्त काम किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन तो एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, खाली कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं पढ़ सकता, तो उसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी हमारे पास है, प्रीएम्बल है। अब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है एक शॉर्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है जिसमें सारी बेसिक वैल्यूज़ हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल बोल देते हैं। प्रीएम्बल क्या रखता है, सारी बेसिक फिलॉसफीज रखता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, इसलिए इसे क्या कहा जाता है,
इट इज कॉल्ड एज द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देता है चेक करने का कि सरकार का कोई भी एक्शन या लॉ सही है या गलत है। हम इससे चेक कर सकते हैं इन वैल्यूज से। इंडिया को ये सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दिखाता है। ये शो करता है कि सभी को जस्टिस मिले, चाहे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हो, सभी सिटीजन्स को। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जितना ही जरूरी क्या है, दैट इज द प्रीएम्बल। इसको हम शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, सोल भी बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। हम एक पोएम भी बोल सकते हैं, बेसिक फिलॉसफी भी बोल सकते हैं। यानी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का जो एसेंस है वो हमें किसमें देखने के लिए मिलता है, प्रीएम्बल में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि प्रीएम्बल को या कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों माना जाता है? क्या हम बदलाव कर सकते हैं उसके अंदर? बदलाव ही क्या कहलाते हैं? अमेंडमेंट्स। तो पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन एक डिटेल्ड और लॉन्ग डॉक्यूमेंट है, उसका अपडेटेड रहना नेसेसरी है। समय बदलता रहता है, समय के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन का बदलना भी जरूरी है अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड द परसेप्टिव। कुछ नए नए सब्जेक्ट्स भी आते रहते हैं, उनका भी कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ना क्या है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। जैसे हमारे पास क्या आया था, साइबर क्राइम शुरू हो गए हैं। साइबर क्राइम का पता ही नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन के समय पर वो कहाँ जाएगा, तो हमें कुछ ना कुछ तो एडिशन या मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन का ना तो स्टैटिक बनाया गया, ना सेग्रेड बनाया गया, ना अनऑल्टरेबल। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, सेग्रेड का मतलब पवित्र, अनऑल्टरेबल जिसे नहीं बदल सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बदलने को ही क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना दे जो फिक्स हो, उसे बदलने वाला बनाया गया और उसे ही क्या बोलते हैं, हम अमेंडमेंट बोल देते हैं। अब हम क्या पढ़ते हैं, कुछ फीचर्स पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस भी होने चाहिए जो बुक में नहीं मिलते हैं। हमने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं दूसरी कंट्रीज से, कुछ पॉइंट्स उठाए, अपने अकॉर्डिंग क्या कर दिया, उन्हें मॉडिफाई कर दिया है। प्रोविज़न किस चीज़ का रखा हमने? अमेंडमेंट्स का रखा है, ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपडेटेड रहे। हमने बहुत सारे राइट्स दिए हैं और राइट्स को एनफोर्सिबल किया है बाय द मीन्स ऑफ द लॉ। सभी को इज्जत देने का काम किया। कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसी भी हैं, ताकि हमें सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मिले और इंडिया को हम एक संपूर्ण रूप से क्या बना सकें, वेलफेयर स्टेट। और देखिए कितनी ज़बरदस्त बात, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी दी है, ताकि रियल पावर हमेशा किसके हाथ में रहे, इन दी हैंड्स ऑफ द पीपल। तो ये कुछ। अब 1 मार्क्स में थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो राजेंद्र प्रसाद थे, और चेयरमैन का नाम आप याद रखेंगे, चेयरमैन का नाम क्या था? BR अम्बेडकर था। अगली स्लाइड पर आते हैं। मोतीलाल नेहरू ने क्या प्रिपेयर किया था? ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जयपाल सिंह भी कॉन्स्टिट्यूशन वाली असेंबली के एक सदस्य थे, और ये इंडियन हॉकी टीम के भी एक सदस्य रहे थे। इनका भी एक जबरदस्त रोल रहा। इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। महात्मा गांधी कौन सी मैगजीन के बारे में लिखते थे? यंग इंडिया मैगजीन के बारे में 1931 में। और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ये फाउंडर किसके थे? भारतीय जनता पार्टी के। सॉरी, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनसंघ, जिससे बाद में कौन सी पार्टी बनी? भारतीय जनता पार्टी। अब हमारा चैप्टर क्या हुआ है? फिनिश। थैंक यू वेरी मच।